हेलो माय डियर स्टूडेंट, शिक्षा कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आइए स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स यूनिट फर्स्ट स्थिर वैद्युतिकी, इंग्लिश में हम इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर 1D विद्युत बल रेखाएं एवं द्विध्रुव आघूर्ण। आज का जो टॉपिक है यूनिट फर्स्ट के लिए वो है विद्युत बल रेखाएं एवं द्विध्रुव आघूर्ण। तो आइए हम नया सेशन 2021-22 के लिए विद्युत बल रेखाओं और द्विध्रुव आघूर्ण का बेसिक समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि किस तरह से वैद्युत बल की खोज हुई, कैसे वैद्युत बल की अवधारणा प्रस्तुत किया फैराडे ने, ठीक है। और कूलाम का नियम पढ़े थे हमने, कूलाम के नियम के बारे में पढ़े थे इसके पहले वाले लेक्चर में। तो आज हम पढ़ेंगे वैद्युत बल रेखाएं तथा वैद्युत क्षेत्र। वैसे वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी हमने इसके पहले वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। पहले वाले लेक्चर को आप देख लीजिए जाकर स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर आप इसके पहले का लेक्चर नहीं समझोगे तो आगे का लेक्चर जो है वो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप पिछले जितने भी लेक्चर हैं उनको जाकर देख लीजिए। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वैद्युत बल रेखाएं तथा वैद्युत क्षेत्र। भाई देखिए, स्पष्ट सी बात है, जब आवेश है, मतलब मान लो कोई दो बिंदु है और यहाँ पर अगर आवेश है तो इनके मध्य बल लगेगा। तो जब बल लगेगा तो वैद्युत बल रेखाएं भी उत्पन्न होगी, ठीक है। तो बहुत सारी वैद्युत बल रेखाएं यहाँ पे उत्पन्न होगी इस तरह से, ठीक है, अलग अलग। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि कैसे वैद्युत बल रेखाएं उत्पन्न होती हैं और इनके क्या गुण होते हैं। तो आइए हम इसको डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वैद्युत बल रेखाएं तथा वैद्युत क्षेत्र, इसको इंग्लिश में हम लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित आवेश पर उस पर आवेश की प्रकृति के अनुसार आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल लगता है। यदि आवेश गति करने के लिए स्वतंत्र हो तो आवेश अपने पर लगने वाले बल की दिशा में गति करेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप इसे पढ़िए जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है। वैद्युत बल रेखा किसी वैद्युत क्षेत्र में वह सरल रेखीय अथवा निष्कोण वक्र पथ है जिस पर एक स्वतंत्र तथा पृथक्कृत एकांक परीक्षण धनावेश चलता हुआ माना जाता है। फिर से पढ़ लीजिए, देखो मान लेते हैं जैसे कि ये यहाँ पे एक वक्र दिखा रहा है आपको चित्र नंबर 1.7 में। ऐसे नीचे आप अभी डायग्राम देखेंगे वैद्युत बल रेखाओं के, ये देखिए ये है वैद्युत बल रेखाओं के डायग्राम, ठीक है। तो अभी हम इसको समझते हैं आगे, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। वैद्युत बल रेखाएं किसी वैद्युत क्षेत्र में वह सरल रेखा अथवा निष्कोण वक्र पथ, ठीक है, वक्र पथ या सरल रेखा जिस पर एक स्वतंत्र तथा पृथक्कृत एकांक परीक्षण धनावेश चलता हुआ माना जाता है। तो ये वैद्युत बल रेखा की परिभाषा है, ठीक है। इसके ऊपर जो है परीक्षण धनावेश को चलता हुआ माना जाता है और इसका पथ जो है वो वक्र या सरल रेखा में होता है। आगे हम पढ़ते हैं, यदि वैद्युत क्षेत्र एक पृथक्कृत वैद्युत आवेश के कारण है तो उसके वैद्युत बल रेखाएं सरल रेखी होती हैं, ठीक है। अगर पृथक्कृत वैद्युत आवेश के कारण है तो उसकी वैद्युत बल रेखाएं कैसी होती है, सरल रेखी होती है। लेकिन यदि वैद्युत क्षेत्र या दो से अधिक वैद्युत आवेशों के कारण है तो उसकी वैद्युत बल रेखाएं वक्राकार होती हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स देखो, इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखना है ना, फिर से रिपीट कर देती हूँ मैं। यदि वैद्युत क्षेत्र एक पृथक्कृत वैद्युत आवेश के कारण है तो उसकी वैद्युत बल रेखाएं सरल रेखी होगी, मतलब एक ही आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है तो उसमें जो चलने वाली बल रेखाएं वो सीधी सीधी चलेगी। कैसी चलेगी? सीधी। और दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, यदि वैद्युत क्षेत्र दो से अधिक वैद्युत आवेशों के, मतलब कि बहुत सारे आवेशों के कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो इसमें जो वैद्युत बल रेखाएं चलेगी वो वक्राकार पथ में चलेगी। कैसी चलेगी? वक्राकार पथ में चलेगी, मतलब एक वक्र बनाते हुए आगे की ओर चलेगी, ठीक है। तो यही है, इसका आपको मेन पॉइंट ध्यान रखने हैं कि अकेला आवेश है तो सरल रेखा वैद्युत बल रेखा उत्पन्न करेगा और एक से अधिक, दो से अधिक है तो वो वक्र में वैद्युत बल रेखाएं उत्पन्न करेंगे, ठीक है। जैसे चित्र, ये देखो, ये चित्र के अनुसार, इस चित्र के अनुसार देखो यहाँ पे वक्र भी है, ठीक है, आपको नजर आ रही होंगी। अब हम देखते हैं कि वैद्युत
बल रेखाएं या यदि वैद्युत क्षेत्र एक पृथक्कृत आवेश के कारण वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु P पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को व्यक्त करता है। मतलब मान लेते हैं कि कोई भी वैद्युत बल रेखा है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, देखो है ना, ये बल रेखा देखो, तो ये बल रेखा है। अब हमने इसके एक बिंदु पर देखो यहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींचे, देखो ये वाली स्पर्श रेखा। तो अगर हम कोई स्पर्श रेखा मतलब कि इसको टच करते हुए जाए इस तरह से, है ना, ये देखो ये टच करते हुए ये रेखा टच करते हुए जा रही है इसको ऐसे। तो अगर हम किसी भी बिंदु पर कहीं भी अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो स्पर्श रेखा जो है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को व्यक्त करती है। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को व्यक्त करती है। किसको? दिशा को। ये क्वेश्चन पूछा गया है। अतः वैद्युत बल रेखाएं किसी दिए गए क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र सदिश वेक्टर ई के विमा में विस्तृत जानकारी देती हैं। ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं जो है वैद्युत क्षेत्र सदिश वेक्टर ई के विमा में विस्तृत जानकारी देती है। एक समान वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत बल रेखाएं परस्पर समांतर होती है। इस प्रकार किसी वैद्युत क्षेत्र को उसकी वैद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान देने योग्य है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र किसे कहेंगे? ऐसा वैद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होती है, उसे हम एक समान वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र है तो वहाँ पर जो बल रेखाएं उत्पन्न होगी वो परस्पर समांतर मतलब ऐसे चलेगी। ठीक है, समानांतर दिशा में एक दूसरे की। नेक्स्ट, ये इस प्रकार किसी वैद्युत क्षेत्र को उसकी वैद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं चित्र। देखो यहाँ पे चित्र बोल रहा है कि 1.18 बी से यह स्पष्ट है कि आवेशित गोलों के लिए बल रेखाएं सीधी और त्रिज्यीय होती हैं और गोलों के केंद्र पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, मतलब देखो यहाँ चित्र बोल रहा है देखने के लिए आपको 1.18 और 8B। ठीक है, तो इन चित्रों को देखो ये है आपका 1.18A। ठीक है, ये वाला A हो गया और ये B हो गया। तो इन चित्रों के अनुसार यहाँ क्या लिखा हुआ है कि बल रेखाएं सीधी और त्रिज्यीय होती हैं और गोलों के केंद्र पर मिलती हुई प्रतीत होती है। देखो गोलों के केंद्र पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है, आइए अभी हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे समझते हैं। अतः किसी गोलाकार वस्तु के तल को दिया गया आवेश इस प्रकार व्यवहार करता है मानो संपूर्ण आवेश गोले के केंद्र पर स्थित हो। कोई भी गोलाकार वस्तु, कोई चालक, कोई तार, कुछ भी ऐसा वस्तु हो जिसको अगर हमने आवेश दिए हैं तो वो इस प्रकार व्यवहार करती है कि मानो संपूर्ण आवेश उसके केंद्र पर केंद्रित हो, है ना। इस तरह से अगर कोई भी गोलाकार वस्तु को अगर हमने आवेश दिए तो वो कैसे व्यवहार करती है कि संपूर्ण आवेश कहाँ पे केंद्रित हो? उसके केंद्र पर केंद्रित हो। चित्र 1.18C में परस्पर निकट स्थित दो विपरीत बिंदु आवेशों से उत्पन्न क्षेत्र रेखाएं खींची गई है। बल रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। देखो चित्र 1.8C को देखते हैं हम। ये देखिए यहाँ पे C में देखना है आपको। ये देखिए ये C है, तो इस C में जो है किस तरह से जो है धन आवेश से निकलकर जो है बल रेखाएं कहाँ पे जा रही है? ऋणावेश की ओर जा रही है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको देखना है कि अगर दो आवेश है तो धन से निकलकर ऋण की ओर वैद्युत बल रेखाएं चलती है। नेक्स्ट चित्र में इसी तरह से अन्य विद्युत क्षेत्र के अन्य गुणों को दर्शाया गया है। तो अब यहाँ हम देखते हैं कि विद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। 1.18D में परस्पर निकट स्थित दो सजातीय आवेशों से उत्पन्न क्षेत्र में बल रेखाएं खींची गई हैं।
इन समान आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर N एक बिंदु है जिस पर आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं बराबर और दिशा में विपरीत है, अतः इस बिंदु पर परिणामी बल शून्य है। इस बिंदु को उदासीन बिंदु कहते हैं। देखिए चित्र को देखते हैं हम। देखो 1.18D, ये देखिए इस चित्र को देखिए आप ध्यान से। देखो यहाँ पे बिंदु N है ना। इस बिंदु को क्या कहा गया है? उदासीन बिंदु। उदासीन बिंदु क्यों कहा गया है भाई? देखो ये भी धनावेश है और ये भी क्या है? ऋणावेश है। अब धनावेश और ऋणावेश तो दोनों सजातीय आवेशों की विद्युत बल रेखाएं, तो भाई आपको पता ही है कि जो समान आवेश है वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो स्पष्ट सी बात है उनसे निकलने वाली जो बल रेखाएं हैं वो भी एक दूसरे की से दूर जाएगी, पास में जाएगी क्या? नहीं, क्योंकि वो एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये जो बिंदु N है ना, इस बिंदु N पर उदासीन आवेश उत्पन्न हो जाएगा, इसलिए बिंदु N को क्या कहा गया है? उदासीन बिंदु। फिर से एक बार देख लेते हैं हम इस पॉइंट को। चित्र 1.18D में परस्पर निकट स्थित दो सजातीय बिंदु आवेशों से उत्पन्न क्षेत्र में बल रेखाएं खींची गई है। इन समान आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर एक बिंदु N स्थित है जिस पर आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं बराबर और विपरीत दिशा में हैं, अतः इस बिंदु पर परिणामी बल शून्य है और इस बिंदु को हम उदासीन बिंदु कहते हैं। ठीक है, न्यूट्रल पॉइंट। अगर आपको उदासीन बिंदु की परिभाषा पूछे जाए तो आपको ये बताना है कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में वह बिंदु जिस पर परिणामी बल शून्य होता है उस बिंदु को उदासीन बिंदु कहते हैं। आगे हम पढ़ते हैं, यदि इस बिंदु पर कोई अन्य आवेश रखे तो उसमें किसी भी दिशा में चलने की प्रवृत्ति नहीं होगी। दोनों आवेशों के परिमाण समान होने पर N इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के ठीक मध्य बिंदु पर स्थित होगा। ठीक है, मान लो अगर किन्हीं भी दो सजातीय आवेशों के बीच कोई उदासीन बिंदु प्राप्त होता है तो उदासीन बिंदु ठीक मध्य में प्राप्त होगा। ये इसका पॉइंट है, तो आपको ध्यान रखना है। उदासीन बिंदु दो सजातीय आवेशों के मध्य में ही प्राप्त होता है। यदि दोनों बिंदु धनावेश आपस में परिमाण बराबर परिणाम के नहीं हैं तो उदासीन बिंदु मध्य में नहीं होगा। भाई स्पष्ट सी बात है, अगर दोनों आवेश बराबर परिणाम के नहीं हैं तो मध्य बिंदु जो है वो मतलब बिंदु जो है वो मध्य में नहीं होगा। जैसे कि चित्र 1.18E में दिखाया गया है। देखिए 1.18E में देखिए आप। ठीक है, ये देखिए, क्या आपको यहाँ पे N जो है वो मध्य में नज़र आ रहा है क्या? नहीं, देखो ये थोड़ा दूर स्थित है। तो ये कब हुआ होगा? जब इन दोनों आवेशों के मान समान नहीं होंगे, मतलब हो सकता है इसका मान अधिक होगा और इसका मान कम होगा, इसीलिए जो है ये मध्य बिंदु जो है यहाँ पे प्राप्त हुआ है। तो आपको ये भी पॉइंट याद रखना है कि अगर दो सजातीय आवेशों के परिणाम बराबर नहीं हैं तो मध्य बिंदु जो है मतलब जो बिंदु है वो मध्य में प्राप्त नहीं होगा। कौन सा बिंदु? उदासीन बिंदु। ठीक है, आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट ये है, इस दशा में यदि आवेशों के परिमाण Q1 व Q2 हो और उदासीन बिंदु N से इनकी दूरियां क्रमशः R1 व R2 हो तो बिंदु N पर 1/4πε0 Q1/R1 का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 1/4πε0 Q1/R2 का स्क्वायर। जब यहाँ से हम इसको कट करेंगे क्योंकि दोनों समान हैं तो क्या निकल के आएगा यहाँ से Q1/R1 का स्क्वायर इक्वल Q2/R2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये है Q1/R1 का स्क्वायर और Q2/R2 का स्क्वायर। मतलब क्या निष्कर्ष निकल के आया? निष्कर्ष यही है कि Q1 मतलब कि पहली बिंदु पर उपस्थित आवेश और Q2 मतलब कि दूसरी बिंदु पर उपस्थित आवेश और R1 R2 तो क्या है आपको पता ही है, इन दोनों के बीच की दूरियां। तो देखिए ये जो है ये बेसिक पॉइंट है। ठीक है, विद्युत बल रेखाओं से संबंधित क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं, क्या क्या उसके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं वैद्युत बल रेखाओं के गुण। देखिए ऊपर जो भी हमने थ्योरी पढ़े उसके अनुसार अगर हम वैद्युत बल रेखाओं के गुण पढ़ेंगे तो सबसे पहला गुण क्या है इसमें? देखो
सबसे पहला गुण है सभी वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। ठीक है, वैद्युत बल रेखाओं का ये सबसे इम्पोर्टेंट गुण है, बहुत सरल गुण है। सबसे पहले याद आता है ये सबको कि वैद्युत बल रेखाएं जो है वो धनावेश से चलकर कहाँ पे समाप्त होती है, ऋणावेश पर। ठीक है, जैसा कि चित्र 1.18 सी से स्पष्ट है। देखिए ये 1.18 सी को ध्यान से देखिए आप, यहाँ पे धनावेश से निकलकर कहाँ जा रही है विद्युत बल रेखाएं, ऋणावेश की ओर जा रही है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा अर्थात वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ये बात भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि वैद्युत क्षेत्र में या वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा जो है क्या प्रदर्शित करती है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, कोई भी दो बल रेखाएं परस्पर एक दूसरे को नहीं काटती है, बिल्कुल नहीं काटेगी भाई कहीं पर भी एक दूसरे को। ऐसी स्थिति में कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है जो कि एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशा को प्रदर्शित करेगी और यह संभव नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, बल रेखाएं लंबाई की दिशा में विकिरणों का प्रयास करती है, अतः ये खींची हुई लचकदार डोरी की भांति होती है, समान होती है। इसी कारण विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। अपनी लंबाई की दिशा में ये बल रेखाएं एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती है, इसी कारण सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। तो ये थे वैद्युत बल रेखाओं के गुण। ठीक है, देखो आपको नोट्स नीचे तैयार करना है। देखो ये सरल शब्दों में वैद्युत बल रेखाओं के गुण लिखे हुए हैं यहाँ पे, और उनकी परिभाषा भी लिखी हुई है देखो सरल से शब्दों में, और ये नोट भी लिखा हुआ है। लेकिन अभी हम बेसिक चीज़ें इसलिए पढ़ रहे हैं, सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए है ये। ठीक है, नोट्स में आपको ये सब चीज़ें नहीं लिखना है। तो ये चित्र देखिए आप भाई, चित्र का वर्णन किस तरह से किया गया है यहाँ पे, चित्र का वर्णन देख लेते हैं हम। चित्र 1.8 में भिन्न भिन्न आवेश से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं खींची गई है। बल रेखाएं खींचने के लिए कांच की एक प्लेट पर कोई हल्की वस्तु जैसे जिप्सम सॉल्ट का सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O छिड़क देते हैं और प्लेट को वैद्युत क्षेत्र में रख देते हैं। प्लेट पर अंगुली से टप टप करने से सॉल्ट के बिखरेकरण प्रेरण द्वारा आवेशित होने के कारण अपने आप को नियमित और व्यवस्थित रेखाओं में संयोजित कर लेते हैं। ये नियमित रेखाएं ही वैद्युत बल रेखाओं को प्रदर्शित करती है। देखिए दैनिक जीवन में जैसे आपने चुंबक का प्रैक्टिकल किया था, आपको एक प्रैक्टिकल याद होगा या नहीं है, तो मैं बता देती हूँ कि जैसे ये हमने एक चुंबक का टुकड़ा लिए या ऐसा पदार्थ लिए जो चुंबक की भांति व्यवहार करता है, और इसके आसपास हमने छोटे छोटे लोहे के बारीक कण को रखे। तो ये जो लोहे के बारीक कण है ना, वो किस तरह से चिपक जाते हैं इसमें, देखो ऐसे चिपकने लगते हैं वो। ठीक है, इसमें एक मतलब कि एक आकृति बनाते हुए वो चिपकने लगते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो इस तरह से व्यवस्थित होते हैं और जो है चुंबकीय बल रेखाओं का निर्माण करते हैं। तो वैसे ही जो है अगर हमको वैद्युत बल रेखाओं को खींचना है तो हम ये जिप्सम सॉल्ट वाला इसमें प्रयोग करके देख सकते हैं। तो ये जो निष्कर्ष ये चित्र निकल के आए हैं, ये प्रयोग के दौरान ही निकल के आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, तो ये चित्र को आपको ध्यान से देखना है भाई, चित्र को देखकर ही आप जो है इनके पॉइंट लिख सकते हैं। मैं इसको जल्दी से पढ़ देती हूँ। नियमित और व्यवस्थित रेखाओं में ये नियमित रेखाएं ही वैद्युत बल रेखाओं को प्रदर्शित करती है। चित्र 1.18A तथा चित्र 1.18B में धन वैद्युत और ऋण वैद्युत आवेशित गोलों से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं खींची गई है। धनावेश के क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं आवेश से चलकर अनंत तक जाती है और ऋणावेशित क्षेत्र में अनंत से चलकर आवेश तक आती है। क्योंकि धनावेश के क्षेत्र में एकांक धनावेश यदि चलने के लिए स्वतंत्र हो तो प्रतिकर्षण बल के कारण अनंत तक चला जाएगा। अनंत पर R का मान बहुत अधिक होने के कारण प्रतिकर्षण बल शून्य होगा। इस प्रकार ऋणावेश के वैद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश आकर्षण बल के कारण अनंत से चलकर ऋणावेश तक
आ जाएगा। तो आप इस पॉइंट को भी पढ़कर इसके छोटे छोटे पॉइंट आप यहाँ से देख लीजिए कि आपको यहाँ से क्या क्या याद रखना है। देखो चित्रों को देखते हुए आप वैद्युत बल रेखाओं के गुण भी याद कर सकते हो। कैसे? इन चित्रों को देखकर आप कैसे, देखो चित्र को देखकर आप इमेजिन करना है पहले तो कि वैद्युत बल रेखाएं, अपने मन में इमेजिन करना है कि वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर कहाँ जाती है, ऋणावेश की ओर जाती है। वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है क्या? नहीं। तो क्या लिखना है? वैद्युत बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। वैद्युत बल रेखाएं लचकदार डोरी की भांति धनावेश से निकलकर ऋणावेश की ओर जाती है। उसके बाद में वैद्युत बल रेखाएं जो है इनके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। या आप ये इस चित्र को देखकर ये लिख सकते हो कि समान परिमाण के जो आवेश है उनके मध्य जो है एक उदासीन बिंदु प्राप्त होता है। मतलब समान परिमाण के वैद्युत बल रेखाओं के मध्य एक उदासीन बिंदु प्राप्त होता है। तो इस तरह से आप इन चित्रों को देखकर वैद्युत बल रेखाओं के गुण को लिख सकते हो। आइए स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं वैद्युत द्विध्रुव। देखो ये शब्द आपके लिए नया लग रहा होगा, वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। द्वि यानी होता है डबल, डबल मीन्स जिसको हम बोलते हैं दो। ठीक है, सरल शब्दों में हम द्वि को क्या कहते हैं? दो। वैद्युत शब्द से तो आप परिचित ही हैं। द्विध्रुव, ध्रुव मतलब कि जिसके दो ध्रुव, जैसे हम बोलते हैं ना पृथ्वी के दो ध्रुव, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, वैसे ही हम यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ रहे हैं। देखो ये चित्र में आपको जो ए और बी बिंदु दिख रहे हैं ना, इन्हीं को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये मान लेते हैं कि एक ये जो स्थान है या कोई भी तार है, कोई भी हिस्सा है, उसमें अगर हमने बिंदु ए पर कोई आवेश ले लिए, माइनस क्यू आवेश ले लिए मान के चलो, और यहाँ पे प्लस क्यू आवेश ले लिए, तो हम इसको बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव दो ध्रुव है इसलिए द्विध्रुव कहते हैं। और द्विध्रुव में जो है दो आवेश भी रहते हैं। तो अब इसकी परिभाषा क्या है? वह वैद्युत निकाय यानी कि सिस्टम जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पर स्थित हो। ठीक है, देखो ये दोनों ना बराबर हैं परंतु इनके जो परिमाण है वह कैसे हैं? विपरीत प्रकार के हैं और एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पर स्थित हो। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा द्विध्रुव की अक्ष कहलाती है। मतलब देखो ये जो बीच में है ना, इस रेखा को हम क्या कहेंगे? इस रेखा को हम अक्ष कहेंगे, अक्ष। ठीक है, तो और इनके बीच की दूरी को 2l माना गया है। क्या माना गया है? 2l। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वैद्युत द्विध्रुव जो है वो कैसे होता है। इसमें जो आवेश रहते हैं वो समान परिमाण पर दिशा में विपरीत होते हैं और इनके बीच की दूरी 2l होती है, बहुत ही कम दूरी पर स्थित होते हैं एक दूसरे से। ये आगे हम पढ़ते हैं। चित्र में एक वैद्युत द्विध्रुव दिखाया गया है। देखो यही चित्र का वर्णन किया है इसमें, जिसमें इस द्विध्रुव के आवेश प्लस क्यू व माइनस क्यू कूलाम के हैं। इनके बीच की दूरी 2l मीटर है। रेखा ए बी द्विध्रुव की अक्ष है। ए बी क्या है? अक्ष। व्यवहारिक उदाहरण, देखो उदाहरण देखते हैं यहाँ पे। व्यवहार में अनेक अणु जैसे अमोनिया NH3, जल H2O, मेथेन CH4, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आदि वैद्युत द्विध्रुव होते हैं। देखो आपको पता नहीं होगा कि ये वैद्युत द्विध्रुव होते हैं। कभी अगर 1 नंबर में क्वेश्चन बने तो ऐसा भी पूछ सकता है कि निम्न में से वैद्युत द्विध्रुव का उदाहरण कौन सा है? अमोनिया दे दिया और अमोनिया के अलावा अगर कोई दूसरा दे दिया 3 ऑप्शन, तो आपको पता होना चाहिए कि अमोनिया, जल या मेथेन या कार्बन डाइऑक्साइड के जो अणु होते हैं वो वैद्युत द्विध्रुव के उदाहरण होते हैं। प्रत्येक अणु 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु में धनावेशित नाभिक तथा ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं। कुछ अणुओं में परमाणु के नाभिक तथा उनके इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था इस प्रकार होती है कि अणु के एक सिरे पर धनावेश तथा दूसरे सिरे पर उतना ही ऋणावेश होता है। यद्यपि अणु पर नेट आवेश शून्य रहता है। नेट आवेश मतलब वही मैंने बोली थी जितना ऋण होता है उतना ही धन होता है। तो परमाणु कैसा रहता है? उदासीन होता है। तो उसी
की बात कर रहा है वो नेट आवेश शून्य होता है। इस प्रकार के अणु वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। परमाणु मीन्स एटम में धनावेशों, नाभिक का केंद्र तथा ऋणावेशों, इलेक्ट्रॉनों का केंद्र परस्पर संपाती होते हैं। यही कारण है कि सामान्यतः परमाणु द्विध्रुव नहीं होता, परंतु परमाणु को वैद्युत क्षेत्र में रखने पर उसके धन व ऋणावेशों के केंद्र एक दूसरे के सापेक्ष हट जाते हैं तथा परमाणु भी सापेक्ष वैद्युत द्विध्रुव बन जाता है। तो ये आपको जो है एग्ज़ाम में तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन जब आप नीट की तैयारी करते हो या जेई की तैयारी करते हो स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे ये छोटे छोटे पॉइंट आपको काम में आते हैं। इसलिए मैं आपको बेसिक चीज़ें बता रही हूँ ताकि आप फ्यूचर में इन सब चीज़ों को याद रख सको। तो यहाँ से वैद्युत द्विध्रुव के बारे में जो भी पॉइंट निकल के आए, ये तो सब पॉइंट है। परिभाषा याद रखना तो ये रटने जैसी बात होती है, तो परिभाषा को तो आप सिंपल सरल शब्दों में याद रख सकते हो, लेकिन वैद्युत द्विध्रुव के अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या गुण होते हैं, तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है। आगे हम पढ़ते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये परिभाषा एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। इसकी परिभाषा देखते हैं हम, इसको पहले बेसिक में समझते हैं। किसी वैद्युत द्विध्रुव की शक्ति एक सदिश राशि से मापी जाती है। किससे? भाई सही बात है, इसकी शक्ति भी तो होगी, जिसको वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं, जिसको वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। देखो फिर से पढ़ लेते हैं। किसी वैद्युत द्विध्रुव की शक्ति एक सदिश राशि से मापी जाती है, जिसको वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसको वेक्टर P से प्रदर्शित करते हैं, जिसकी दिशा सदैव द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। देखो ऋणावेश की किस ओर दिशा है, इसमें देखो धनावेश की ओर है ना, ये डायरेक्शन है ब्लैक वाला एरो का चिन्ह। तो ये है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P। देखो यहाँ पे P मतलब पावर। भाई देखो शक्ति की बात हो रही है ना, यहाँ पे किसकी शक्ति की बात हो रही है? वैद्युत द्विध्रुव की शक्ति की बात हो रही है, और उसकी शक्ति को भी कुछ तो उसको नाम देना पड़ेगा हमको अपने तरफ से। तो हमने उसको अपनी तरफ से क्या नाम दे दिए? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये नाम है सिर्फ, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ये कुछ कठिन नहीं है। वैद्युत द्विध्रुव की शक्ति को ही हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यह सरल शब्दों में याद रखना है आपको, इसलिए P से दर्शाते हैं इसको। तो अब हम देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का परिमाण इसके किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मीन्स P इक्वल Q इंटू 2L। क्या बोला परिभाषा में? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण इसके किसी एक आवेश, देखो एक आवेश मतलब Q, के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, कितनी होती है बीच की दूरी? 2L के गुणनफल, देखो गुणा है दोनों के बीच में, के बराबर होता है। इसे वेक्टर रूप में हम लिख सकते हैं वेक्टर लगा के। तो ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मतलब सरल सी शब्दों में अगर हम बात करें तो वैद्युत द्विध्रुव मतलब दो आवेशों को मिलाने वाली जो एक रेखा है, ठीक है, उसी को हम मतलब द्विध्रुव कहेंगे। देखो दो वैद्युत निकाय देखो यहाँ पे, और उनके बीच की दूरी 2L होती है, आपको ध्यान रखना है। और जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो सरल शब्दों में अगर हम याद रखें तो वैद्युत द्विध्रुव की शक्ति को जो मापते हैं जिस राशि से, उसी को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। सिंपल सी बात, ठीक है। एग्जाम में परिभाषा में लिखना है तो आपको मतलब पहले उसका लॉजिक याद रखना पड़ेगा। अब हम देखते हैं आगे की ओर कि आपको स्टूडेंट्स नोट्स कैसे तैयार करना है। देखिए नोट्स तो है आपको एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग तैयार करना है, वार्षिक पेपर में कैसे लिखना है इसके अकॉर्डिंग तैयार करना है। ये सब चीज़ें तो आपको मैंने बेसिक इसलिए बताई क्योंकि फ्यूचर में आप इन्हें याद रख सके, इन्हें रटे ना। और जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हो, JEE या नीट की तैयारी करते हो, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं और यही चीज़ें हैं जो हमको आगे लेकर जाती है। तो आपको छोटे छोटे पॉइंट याद रखना है।
तो देखो सिंपल सा सरल सा शब्द, देखो वैद्युत बल रेखा की परिभाषा कितना सरल है। देखो, वे काल्पनिक रेखाएं जो धनावेश से निकलकर ऋणावेश की ओर समाप्त होती है वैद्युत बल रेखा कहलाती है। कितना सरल है, ठीक है। बस इसको आपको नोट कर लेना है, एक चित्र बना देना है छोटा सा। उसके बाद में नोट, देखो यहाँ पे नोट में क्या लिखा हुआ है, इन बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा परिणामी विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। तो आपको इतना सा लिख लेना है, क्योंकि वैद्युत बल रेखा की परिभाषा अगर पूछेगा तो सिर्फ 2 नंबर में ही पूछेगा या 3 नंबर में पूछ सकता है, उससे ज़्यादा में तो पूछेगा नहीं, ठीक है। तो ये वैद्युत बल रेखा की परिभाषा अगर आप लिख देते हो और इतना चित्र बना लेते हो तो आपको 2 नंबर या 3 नंबर आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। आगे आपको नोट्स में क्या लिखना है डियर स्टूडेंट्स, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। देखो यह खुला वक्र बनाती है भाई, बिल्कुल स्पष्ट सी बात है। अभी हमने देखे थे चित्र में, इस तरह से वक्र बना रही थी ये, मैंने इसको यहाँ चिपका दी है, सॉरी गलत हो गया, ऐसे नहीं रहते, मतलब खुला वक्र बनाती है। कैसे वक्र बनाती है, खुला वक्र बनाती है। दूसरी बात, वैद्युत बल रेखा एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, जहाँ वैद्युत बल रेखाएं अधिक होती है वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है। भाई सिंपल सी बात है कि जहाँ पर अधिक होगी तो तीव्रता भी अधिक होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जहाँ बल रेखा कम होती है वहाँ पर तीव्रता कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये बल रेखाएं लचकदार डोरी की भांति धनावेश से निकलकर ऋणावेश की ओर झुक जाती है। सिंपल सी बात है, चित्र से हमको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, विद्युत बल रेखाएं चालक के लंबवत निकलती है। चालक के लंबवत मतलब देखो, अगर चालक ऐसा है तो वैद्युत बल रेखाएं देखो अगर चालक ऐसा है मान लेते हैं तो वैद्युत बल रेखाएं ऐसे उसके लंबवत, मतलब चालक के साथ में कितने अंश का कोण बनाते हुए निकलेगी, 90 अंश का कोण बनाते हुए निकलेगी। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किसी चालक के ऊपर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। देखो कितनी अच्छी बात है, ये बात आपको यहाँ पे मिल रही है, ऊपर लिखा हुआ नहीं था। मान लेते हैं ये कोई चालक तार है, तो अगर इसके ऊपर बात करें, मतलब चालक के ऊपर, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होती है, 0 इस चालक के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे चालक के ऊपर और चालक के अंदर की बात नहीं कर रहा है, चालक के ऊपर की बात कर रहा है, इसके पृष्ठ सतह पर। तो चालक के पृष्ठ सतह पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होती है, 0 होती है। तो ये सरल शब्दों में एग्जाम में किस तरह से लिखना है उसमें आपको नोट्स तैयार करना है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको छोटा सा कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्यों। भाई स्पष्ट सी बात है, वैद्युत बल रेखाएं ना एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, उसका कारण ये है कि 2 वैद्युत बल रेखाएं यदि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो उनके कटान बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं नहीं खींची जा सकती। अगर खींचेंगे भी तो संभव नहीं है, इसलिए जो है वैद्युत बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे डबल प्रिंट हो गया है स्टूडेंट्स। अब देखो वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल, देखो सरल परिभाषा कैसे लिखना है, अल्प दूरी पर स्थित 2 समान परिमाण के विजातीय आवेशों के निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव, ओनली द्विध्रुव, नॉट द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल। सिंपल सी बात है, अल्प दूरी, मैंने पहले भी बोली थी कि इन दोनों के बीच की दूरी कैसी रहती है, अल्प। तो यहाँ पे अल्प दूरी पर स्थित 2 समान परिमाण के विजातीय आवेश, कैसे आवेश, विजातीय, एक धन का होना और एक ऋण का होना बहुत ज़रूरी है, के निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। सिंपल सी बात है, चित्र बना देना है आपको। अब देखो एक और परिभाषा है, हाँ आप एक और परिभाषा लिख सकते हो इसमें, कैसे, यदि 2 बराबर और विजातीय आवेश एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पर स्थित हो तो इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। माना 2 आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच की दूरी 2L है, तब हम वैसे देखो, ठीक है 2L है, यहाँ पे माना शब्द नहीं लिखना था। वैसे 2 आवेश क्यू प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच की दूरी क्या है, 2L। ये चित्र देखो ऊपर, ये चित्र। अब हम बात करते हैं द्विध्रुव आघूर्ण की बात करते हैं। तो आघूर्ण मतलब कि देखो अभी हमने देखे थे कुछ देर पहले कि ये जो वैद्युत द्विध्रुव है ना, इसकी शक्ति को मापने के लिए हमको एक शब्द चाहिए। तो उस शब्द को क्या नाम दे दिए भाई, वैज्ञानिक लोगों को तो ऐसा है कि उनके मन में जैसे नाम आया वो दे देते हैं। तो उनने क्या नाम दे दिया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण,
इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो वैद्युत विध्रुव के किसी आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। पावर देखो P आ गया, P बराबर Q इंटू 2L, और अगर साथ में लिखना है तो P बराबर 2QL। यह एक सदिश राशि है। सदिश रूप में वेक्टर P इक्वल 2 इंटू Q इंटू वेक्टर L, क्योंकि ऊपर वेक्टर नहीं आया क्योंकि आवेश जो है वो सदिश राशि नहीं होती है। अगर मैंने कहीं पर भी गलती से बोल दी होंगी कि आवेश सदिश है तो आप उसको अदिश मान के चलना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है वैद्युत विध्रुव आघूर्ण मतलब P के बारे में हमने देखा। अब आपको ये नोट्स में देखो, इसका अगर विमी सूत्र निकालना है तो कैसे निकालोगे, सिंपल सी बात है। P बराबर क्या होता है 2QL, Q का आवेश का विमी सूत्र क्या होता है स्टूडेंट्स, AT2 तो होगा नहीं, और L मतलब लंबाई मतलब दूरी, तो इसका क्या होगा L। अब इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम, देखो इसको लिखना है तो भाई MLT के बेस में लिखते हैं ना इसको, तो M0, L भी है, T भी है और A भी है, तो ये इसका विमी सूत्र हो जाएगा। तो देखो नीचे में कैसा लिखा है विमी सूत्र, देखो M0LTA, और ये कहाँ से आया तो ये साइड में देखो नोट करके भी लिखा हुआ है कि कैसे आया, तो आप ये नोट लिख लीजिए कि कैसे आया, लेकिन आपको याद रखना है कैसे आया, तो उसके पारिभाषिक सूत्र से आया। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के टॉपिक, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत बल रेखाएं और आघूर्ण। अब हम कल पढ़ेंगे मानक स्थितियाँ, ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे मानक स्थितियाँ। तो स्टूडेंट्स आज हमने सिर्फ 2 ही चीज़ें पढ़े हैं। एक तो हमने पढ़े वैद्युत बल रेखाएं, क्या पढ़े हमने, वैद्युत बल रेखाएं, और हमने पढ़े वैद्युत बल रेखाओं के गुण, और हमने पढ़े वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये मेन पॉइंट है, ठीक है। तो आपको इन दोनों के बारे में समझना है भाई, स्पष्ट सी बात है। अगर कहीं वैद्युत क्षेत्र है तो वैद्युत बल रेखाएं भी होगी, क्यों होगी, क्योंकि 2 आवेशों के मध्य एक आकर्षण बल काम करता है जिसे वैद्युत बल कहते हैं। अब जब बल है तो उसको हमको मापना भी पड़ेगा उसकी शक्ति को, तो उसकी शक्ति को मापने के लिए हमने क्या नाम दे दिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, और स्टेप बाय स्टेप सभी नोट्स तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में बेसिक के साथ में, तब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय बाय।